सियासी मामलात पर गौर हुआ है। इजलास में गुफ्तगू की गई कि हुकूमत से इत्तेहाद तो है, लेकिन हुकूमत कोई भी कदम उठाए हमसे राब्ता या मशवरा नहीं किया जाता। उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से बात हुई कि फिलहाल तो काफ लीग उस्मान बुज़दार के साथ है, लेकिन अगर तब्दीली हुई तो परवेज़ इलाही मजबूत उम्मीदवार होने चाहिए। गवर्नेंस का नाज़रीन बुरा हाल है, मईशत बदहाल है, सोने पे सुहागा अपने भी नाराज हैं। अब सवाल यह है कि क्या खान साहब तख्ते लाहौर बचाने और काफ लीग की शिकायत का इजाला करने के लिए उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देंगे? एक तरफ इत्तेहादियों की नाराजगी, दूसरी तरफ फूट ज़दा ऑपोजिशन की APC की प्लानिंग और हुकूमत गिराने के दावे। क्या तब्दीली सरकार इस बार इस थ्रेट से निकल पाएगी? क्या हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी जमात के अंदर इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएगी? और क्या तब्दीली सरकार आवाम के दिए हुए इस मैंडेट को 5 साल तक संभाल पाएगी? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती है। तो नाज़रीन, कराची को साफ करने का मिशन इमरान खान के फैसलों पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है। आज से कराची के बड़े नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत नालों की सफाई जैसे काम में भी नाकाम क्यों है? नालों की सफाई के लिए सिंध हुकूमत ने जो फंड्स जारी किए, अब उनका क्या होगा? क्या अब कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी फौज हल करेगी? पानी भी FWO लाएगी? खैर, इस वक्त FWO ने ज़िला वस्ती के 5 मकामात पर गुज्जर नाले से कचरा निकालना शुरू किया है। आज सुबह से शाम तक मुताद्दिद शॉवल्स और 100 से ज़ायद डंपर्स के जरिए नाले का कचरा लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया गया। कल से इस काम को मजीद वसी कर दिया जाएगा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने शहर कायद में जुमेरात से हफ्ते तक शदीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बाद अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। यानी एक बार फिर कराची नदी नाले का मुंतज़र है या ये मंजर पेश कर सकता है? क्या NDMA की मुहिम 2 दिन बाद होने वाली बारिशों के असरात से इस शहर को बचा पाएगी? वफाकी हुकूमत ने मेयर कराची को छोड़कर NDMA को क्यों चुना है? इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी। ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। मेयर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सफाई के कामों के हवाले से बात करूं, कराची के मसाइल के हवाले से बात करूं, सबसे पहले तो ईद के हवाले से ही बात कर लेती हूँ। हमारे नाज़रीन के लिए कुछ बताइए, ईद कैसी गुजारी है आपने? कुर्बानी की, खुद शामिल हो सके उसमें, या फिर आपको किसी काम से जाना था कहीं? क्या किया आपने? ऐसा नहीं है, ईद बड़े अरसे से घर में नहीं मनाई। दोनों ईद है, रमजान की भी और ये बकरा ईद भी। इस ईद पर भी जाहिर है बाहर ही विजिट्स पे रहा हूँ और फोन रहा कि क्या हो रहा है और कुर्बानी का क्या बना, ये सारी चीजें फोन पे ही लेते रहे। फिर दोपहर के बाद शाम तक घर का चक्कर लगा। दूसरे दिन भी ये हुआ। तीसरे दिन आज जो है वो थोड़ी देर के लिए घर आ गया था दोपहर के बाद। तो ये सिलसिला रहता है। जाहिर मसाइल इतने हैं कि ईद पे फिर पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जो शहदा हैं, जो बीमार हैं, उनके यहाँ भी विजिट करना होता है, तो बीच में टाइम निकाल। शहर से इस वक्त सर आलाइशा कौन उठा रहा है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर DMCs? क्योंकि रेहान हाशमी थे ईद से 2 दिन पहले मेरे शो में, और उन्होंने कहा था कि इस साल बजट ना होने की वजह से सिंध हुकूमत को आलाइशा उठाने के लिए दरख्वास्त की गई थी। आप मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से सर? जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 6, खासतौर पे बकरा ईद पे जो ऑफर्स हैं, लाइशें, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी लगाई थी सिंध गवर्नमेंट ने कि वो डिस्पोज करेगी। जगहों से उठा के जो भी डंपिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जहां से लिफ्ट किया जाएगा उनको, ऑफर्स को, और लैंडफिल साइट तक वो ही पहुंचाएंगे। ये तय हुआ था और उसी तरह काम हो रहा है। कराची में मुख्तलिफ जो अजला हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ही काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो बोर्ड है उसको ये कहा था कि इलेक्टेड लोगों को ऑन बोर्ड लें, उनको साथ रखें। चेयरमैन UC के आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस पे हमारे सजेशंस पे अमल करते हुए जो मैंने ग्राउंड पे देखा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में काफी अच्छा काम हुआ है और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अच्छा काम हुआ है।
मगर काफी जो मुश्किलात हैं वो रही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। वहां जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। बाद में फिर एमडी साहब से भी बात की, मिनिस्टर साहब से भी बात की, ताकि वो इक्विपमेंट बढ़ाया जाए। वहां इक्विपमेंट बहुत कम था, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है वो, और इक्विपमेंट उस हिसाब से नहीं दिया गया था जो कि फाइनल हुआ था मीटिंग्स के अंदर। तो फिर लेट नाइट तक काम चलता रहा। आज भी मुश्किलात आई हैं गुलबर्ग के इलाके में, लियाकताबाद के इलाके में। मैंने एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से बात की कि जल्द से जल्द वहां भेजा जाए। आज भी मैं समझता हूं कि लेट नाइट तक काम चलेगा। नगीर रजा साहब को इसका क्रेडिट जाता है, वाकई कोरंगी का इलाका इस वक्त क्लीन है। अब सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्लीन कराची मिशन के लिए एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ के तहत सर नालों की सफाई जारी है। मेयर कराची मुतमईन है इससे। अगली बारिशें जो अभी हालिया होने वाली हैं जिसकी पेशगोई है, ये कराची अब नदी नालों का मुंतजर तो नहीं होगा सर? नदी नालों का मंजर तो नहीं पेश करेगा? देखिए ये आपने ये अब कराची की आवाम भी और जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो अगर मैं अपनी उनकी याद दहानी कराऊं कि मैं 4 साल से यही बात कर रहा हूं कि नाले, बड़े नाले तकरीबन 40 हैं, टोटल कराची में 500 नाले हैं। इन नालों पे मैंने केएमसी ने जून 2018 तक काम कराया था। उसके बाद से नाले साफ नहीं हुए। उसकी सबसे बड़ी वजह केएमसी के पास वो वसाइल नहीं है कि वो नाले साफ कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी केएमसी की है। ये मैंने लिख के भी भेजा हुआ है, मीडिया पे भी कहा है, मीटिंग्स में भी कहा है। जब एनडीएमए की एक वार्निंग आई तो मैंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि केएमसी ये काम नहीं कर सकता, आपको कुछ करना होगा क्योंकि एनडीएमए की वार्निंग आई है, बहुत ज्यादा बारिशों की उम्मीद है। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ पैसे लगा के ये नाले साफ करते हैं। उन्होंने नाले साफ करने शुरू किए, उसमें भी काफी टाइम लगा। मगर आज जो सिचुएशन है, मैं ये पॉइंट आउट कराना चाहता हूं कि जो मैं बात कर रहा था कि कराची में सिर्फ नालों के इश्यूज नहीं है, कराची में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू है, पानी पीने का बहुत बड़ा इशू है, सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है, सड़कों का बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ का इशू है। कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, एरिया नहीं है जहां प्रॉब्लम्स ना हो। ये तो सिर्फ हम 38 नालों की बात कर रहे हैं। आज मेरी इस बात पे फेडरल गवर्नमेंट, सूबे की हुकूमत, एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ, प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे ये सब एक पेज पे आए और नाले साफ कर रहे हैं। मैं यही बातें कर रहा था कि ये नाले साफ नहीं हो सकते जब तक कचरे का डिस्पोजल सिंध गवर्नमेंट नहीं करती। तो अगर ये बात मेरी पहले मान ली जाती तो ये नुकसानात नहीं होते। मगर आज अच्छी बात है, इमरजेंसी पे ये पूरा पाकिस्तान कराची के 3 नालों पे मुत्तफिक होके काम कर रहा है। ये 4 साल मेरी मेहनत थी, जो मैं चीख के बोल रहा था कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उसके साथ साथ उसके वसाइल भी दिए जाएं ताकि वो डिलीवर कर सके। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केएमसी को 50 करोड़ रुपए मिले थे 2017 में। हमने वो सही यूटिलाइज किए और हमने करके दिखाया। 2018 तक सारे नाले साफ थे, मगर नाले साफ वक्ती होते हैं, 4 हफ्ते बाद वही पोजीशन हो जाती है, कचरा डलता है उसमें, तो बेकार है, वो पैसे का ज़या है। कहूँगी तकलीफ और शर्मिंदगी होती है नाज़रीन ये सोचकर भी कि किस मुंह से अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ईद की मुबारकबाद दूं। मकबूजा कश्मीर में मोदी की 370 ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ज़बरदस्ती भारतीय यूनियन का हिस्सा बनाकर फौजी मुहासरे लगाने को 1 साल मुकम्मल होने को है। इस 1 साल के दौरान कई कश्मीरी नौजवानों को घरों में घुसकर शहीद किया गया, ख़वातीन की इस्मत दरी की गई। भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद नाना के लाशे पर बैठे 3 साल के नन्हे नवासे के दिल दहला देने वाली वीडियो तो सारी दुनिया ने देखी। कश्मीरियों पर जो मजालिम, जो ज़्यादतियाँ इस 1 साल के दौरान की गई, कश्मीर की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। 1 साल के दौरान कश्मीरियों की ये एक ऐसी तीसरी ईद है जो लॉकडाउन की नज़र हो गई है। मोदी सरकार की जारी रियासती दहशतगर्दी के पेश नज़र वादी में नमाज ईद के इज्तिमात, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी पर पाबंदी लगा दी गई। भारतीय जुल्म और ज़्यादती के बायस कश्मीरियों की माशी बदहाली भी
किसी से ढकी छुपी नहीं है। 1 साल के दौरान कश्मीर की मईशत $5 अरब से जायद का नुकसान उठा चुकी है। गुज़िश्ता 1 साल में कश्मीर की सड़कों पर नाके और घरों में फाके जारी हैं। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों से सर की चादर और उनके मुंह का निवाला तो छीन सकती है, लेकिन उनके अंदर से आज़ादी का जज्बा कभी ख़त्म नहीं कर सकती। पाकिस्तानी कौम और अफवाज भी अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, पाक फौज के जवानों की अजमत, हिम्मत और जज्बे को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि कौम को इन सपूतों की जवामर्दी और बहादुरी पर फख्र है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को तीसरी कौंसलर रसाई देने के लिए हुकूमत को भारतीय हुकूमत से राब्ता करने की हिदायत की है। इससे कबल भी 2 भारतीय सिफारतकारों की कुलभूषण से मुलाकात करवाई जा चुकी है, जिस पर उन्होंने दरमियान में लगे हुए शीशे पर एतराज़ उठाया तो उसे हटा दिया गया। सिफारतकारों ने कहा कि यहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, इस पर एतराज़ किया तो वो भी नहीं की गई और भारतीय सिफारतकारों की तमाम ख्वाहिशात पूरी की गई। यहाँ तक कि कुलभूषण बार बार चीखता चिल्लाता और पुकारता रह गया, मगर सिफारतकारों ने एक भी नहीं सुनी और चलते बने। गुज़िश्ता माह 17 जून को कुलभूषण यादव को नजरसानी की अपील दायर करने की दावत दी गई, लेकिन कुलभूषण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। मगर ऐसा क्या है नाज़रीन, सवाल ये कि जो भारत और कुलभूषण खुद इस मामले पर कतरा रहे हैं, क्या उनके अपील न करने से भारत को कोई फायदा हो सकता है, कुलभूषण को कोई फायदा हो सकता है? इस मामले पर और कश्मीर के मामले पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम सर, सबसे पहले तो यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्यों पाकिस्तान की जानिब से अब तीसरी बार ये कौंसलर रसाई के लिए भारत से राब्ता किया जाएगा, लेकिन भारत हर तरह से नहीं हो, चाहे कौंसलर रसाई का मामला हो, दोनों तरफ से करनी कतरा रहा है। अगर ये हो रहा है तो सर क्या इससे भारत को कोई फायदा हासिल होगा, कुलभूषण को इससे कोई फायदा होगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो हमें कुलभूषण का जब नाम लेना चाहिए तो उसको एड्रेस ऐसे करना चाहिए कि सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिसर, रॉक एजेंट और स्पाई और एक दहशतगर्द, यानी कि 3 in 1 पर्सन। और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए ना सिर्फ विद इन इंडिया एक बहुत उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस है, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है कि उनका एक दहशतगर्द और स्पाई और हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर जो है वो उसको ही वाज कॉट रेड हैंडेड जब वो ये दहशतगर्दी की एक्टिविटीज कर रहा था बलूचिस्तान में और कराची में, और उसके रंगे हाथों पकड़ा गया। और वो भी उस वक्त जब वो चाबहार बेस था और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आया, अपना जाली पासपोर्ट पे आया, एक मुसलमान उसका नाम बनाया था पटेल को, ऐसा हुसैन मुबारक पटेल। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है, उनकी इतनी बदनामी हुई है और इतना उनका गिल्टी कॉन्शियस उनका इतना ज़्यादा है कि वो जितना दूर इससे रहना चाहें वो तो उन्होंने बेवकूफ़ी की कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए, वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला। दे थॉट कि वहाँ पे जाके उनको शायद ऐसा फैसला मिल जाए कि जनाब ये तो सेंटेंस ही गलत हुई थी, ये तो उसको जो सज़ा मिली है या जो उसको जो पकड़ा गया वो गलत था, ये कोई पाकिस्तान की तरफ से गलत बयानी वगैरह वगैरह। लेकिन वो अब तक केस वहाँ साबित नहीं कर सके। और अब देखें, अगर उनको पाकिस्तान तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आफ्टर ऑल हम इस दुनिया के एक जिम्मेदार ममालिक में हमारा शामिल होता है कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो रूलिंग है, वर्डिक्ट, उसके मुताबिक तो आगे चलना है और उस पर कौंसिल एक्सेस देना है। ये तो उनका ICJ का फैसला है। तो एक दफा नहीं, अब आप जिस तरह आपने कहा कि अब तीसरी मरतबा। सर मुझे ये बताइए कि इससे पहले जितने भी मुआहदे होते रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें तो हमेशा भारत की जानिब से कमर दिखाई गई है सर, लेकिन अब मुझे बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो रूलिंग थी, वहां पर जो दायरा कार तय हुआ, पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट करके उसी दायरे कार के तहत, जैसे आप कह रहे हैं कि हम एक जिम्मेदार कंट्री हैं, उसी हिसाब से हम आगे चल रहे हैं।